सो वेरी वार्म वेलकम टू द बून ऑफ ईपीआई एपिसोड 4 और ये हमारा फाइनल ग्रैंड फिनाले एपिसोड होने वाला है। तो हम इस एपिसोड की शुरुआत करने वाले हैं हमारे कंसेप्ट से, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन माइंड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम दो तरीके की नॉलेज के अंदर कंपैरिजन करेंगे, जो कि है डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करें हम हमारा कंपैरिजन को स्टार्ट करें। तो अगर मैं बात करूं प्रोसीजरल नॉलेज और डिक्लेरेटिव नॉलेज के बीच में, तो प्रोसीजरल नॉलेज को इंपेरेटिव नॉलेज भी बोलते हैं और डिक्लेरेटिव नॉलेज को फंक्शनल नॉलेज भी बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं अभी अपन आगे देखते हैं। जो प्रोसीजरल नॉलेज है वो फोकस करती है हाउ टू के कंसेप्ट के ऊपर, वेयर एज डिक्लेरेटिव नॉलेज फोकस करती है व्हाट टू के कंसेप्ट के ऊपर। जो प्रोसीजरल नॉलेज है वो डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट है, डिक्लेरेटिव नॉलेज इजीली कम्युनिकेबल है। प्रोसीजरल नॉलेज आप ये मान सकते हो प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, वेयर एज डिक्लेरेटिव नॉलेज डेटा ओरिएंटेड होती है। जो वैलिडेशन होता है वो इसके अंदर इतना इजी नहीं रहता, बट वैलिडेशन आपके डिक्लेरेटिव नॉलेज में बहुत ज्यादा आसान होता है। डीबगिंग जो होता है वो इतना आसान नहीं होता और इसमें आपका डीबगिंग भी आसानी से हो जाता है। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो अब मैं ट्रिक से आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, प्रोसीजर यानी प्रोसीजर पे फोकस हो रहा है, यानी हाउ टू की चीज पे फोकस हो रहा है। डिक्लेरेटिव यानी डिस्क्रिप्शन यानी व्हाट के ऊपर फोकस हो रहा है, यानी एक हाउ टू के कंसेप्ट पे फोकस कर रहा है और एक व्हाट टू के कंसेप्ट पे फोकस कर रहा है। प्रोसीजरल नॉलेज जो होती है वो डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट होती है, वेयर एज आपका डिक्लेरेटिव इजीली कम्युनिकेबल होती है। अगर हम बात करें डी से डी, याद रखो डी में हर बार डी होगा, डी में हमेशा डी को फायदा होगा, यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज में डेटा ओरिएंटेड होती है ये, ठीक है। ये डेटा ओरिएंटेड नहीं होती है, प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंदर क्या है, यहाँ पर डीबगिंग इजी है, बिकॉज डी से याद रखो डीबगिंग यहाँ पर इजी है, यहाँ पर डीबगिंग इतनी इजी नहीं है। वैलिडेशन जो होता है वो डिक्लेरेटिव नॉलेज में आसानी से होता है, वेयर एज प्रोसीजरल नॉलेज में वैलिडेशन इतनी आसानी से नहीं होता। जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो बेसिकली प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, और जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है ये आपकी डेटा ड्रिवन अप्रोच को फॉलो करती है और ये जो है ये इजीली कम्युनिकेबल है, वेयर एज प्रोसीजरल नॉलेज में डिफिकल्ट होती है कम्युनिकेट करने की। और ये जो है प्रोसीजरल या हाउ टू के कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करती है, और जो आपकी डिक्लेरेटिव है वो व्हाट टू के कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करती है। तो ये तो कुछ डिफरेंस थे। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज की किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन करते हो उसके बारे में। तो यहाँ पर हम जिस चीज के बारे में पहले बात कर रहे हैं वो है कंसेप्ट एंड कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कंसेप्ट और कैटेगरी, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिंबल नॉलेज। सिंबल नॉलेज का फंडामेंटल यूनिट क्या है, कंसेप्ट और कैटेगरीज। आइडिया अबाउट समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ मींस फॉर अंडरस्टैंडिंग टू द वर्ल्ड, यानी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आइडिया जो कि क्या करता है पूरे वर्ल्ड को समझने में आपको मदद करता है। वो ऑफन सिंगल कंसेप्ट में बी कैप्चर्ड इन अ सिंगल वर्ड, यानी अगर एक सिंगल आप ये मान सकते हो सिंगल कंसेप्ट जो भी है उसको एक सिंगल वर्ड में भी आप बता सकते हो। तो जो कंसेप्ट और कैटेगरीज है ये बेसिकली क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है सिंबॉलिक नॉलेज की। ये सिंबॉलिक नॉलेज एक्चुअली में क्या है कि आइडिया अबाउट समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड को समझने के लिए एक तरीका है, एक मींस है, एक उसका ये मान सकते हो एक साथी है। ऑफन सिंगल कंसेप्ट में भी कैप्चर्ड इन सिंगल वर्ड, जिसके अंदर आपका एक भी कोई भी सिंगल कंसेप्ट है वो सिंगल वर्ड के अंदर भी कैप्चर हो सकता है। कैटेगरी की अगर बात की जाए तो कैटेगरी क्या है, कैटेगरी इज द वन वे टू ऑर्गेनाइज द कंसेप्ट, यानी आपने अलग अलग कैटेगरीज में कंसेप्ट को ऑर्गेनाइज कर दिया, अलग अलग हर कैटेगरी में आपने एक कंसेप्ट को डाल दिया, तो आपने क्या किया कंसेप्ट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया। और एक तरीके से मेथड ही है जिसमें आप कंसेप्ट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। फंक्शन टू ऑर्गेनाइज और पॉइंट आउट एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विवेलेंस अमंग अदर कंसेप्ट्स बेस्ड ऑन द कॉमन सिमिलरिटी टू अ प्रोटोटाइप, यानी दूसरे कंसेप्ट्स के बीच में सिमिलरिटी पता लगाने के बाद अपन जब उसको एक जगह कैटेगराइज कर देते हैं सिमिलर चीजों को, उसको अपन कैटेगरी बोलते हैं। यानी हम कुछ भी नहीं कर रहे, बाय पॉइंटिंग आउट द एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विवेलेंस, यानी जिस एस्पेक्ट से वो लोग सेम है, जिस एस्पेक्ट में वो लोग इक्वल है बाकी कंसेप्ट से, उन सारे कंसेप्ट जिसके अंदर हमारे पॉइंट ऑफ जो एस्पेक्ट्स है वो इक्विवेलेंस को फॉलो कर रहे हैं, उसको हमने क्या कर दिया एक जगह रख दिया, जिसको अपन कैटेगरी बोलते हैं। तो और कुछ भी नहीं, इट इज द फंक्शन टू ऑर्गेनाइज और पॉइंट आउट द एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विवेलेंस अमंग अदर कंसेप्ट्स बेस्ड ऑन द कॉमन सिमिलरिटी टू अ प्रोटोटाइप। समझ में आ गया। बात की जाए फीचर बेस्ड कैटेगरी की, तो क्लासिकल व्यू ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज इन्वॉल्व्स disassembling a concept into a set of featured components which are singly necessary and jointly sufficient to define the category। यानी क्या है, ये बेसिकली क्लासिकल व्यू है किसका, कंसेप्चुअल नॉलेज का क्लासिकल व्यू है, जिसके अंदर क्या होता है हम एक कंसेप्ट को डीअसेंबल करते हैं, यानी उसको असेंबलिंग मतलब तो जोड़ना, डीअसेंबलिंग यानी तोड़ना, उस कंसेप्ट को अपन तोड़ते हैं इनटू द सेट ऑफ फीचर्ड कंपोनेंट्स के अंदर which are singly necessarily and jointly sufficient to define a category। यानी हम क्या करते हैं फीचर बेस्ड के अंदर हम हमारे एक कंसेप्ट को तोड़ते हैं किसके अंदर, इन द सेट ऑफ फीचर कंपोनेंट्स, और उन फीचर कंपोनेंट्स को यूज करके हम क्या करते हैं
सफिशिएंट आप डिफाइन करते हो किसी भी कैटेगरी को। समझ में आ गया मेरी बात? तो आपने कॉन्सेप्ट को पहले तोड़ा इनटू द सेट ऑफ फीचर कंपोनेंट्स, और अब यहाँ पर ये जितने भी फीचर कंपोनेंट्स हैं ये अपने आप में सफिशिएंट है किसके अंदर, टू डिफाइन द कैटेगरी। अब बात करते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। फीचर्स को कैसे डिफाइन करते हो? डिफाइनिंग फीचर कंस्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ अ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द फीचर बेस्ड कंपोजिशनल और पॉइंट ऑफ व्यू। यानी यहाँ पर आप फीचर्स को कैसे डिफाइन कर रहे हो? फीचर्स को आप डिफाइन करते हो by using the definition of a category according to the feature based or componential point of view। आप क्या करते हो इसके अंदर फीचर कंसिस्टेंट को डिफाइन करते हो। प्रोटोटाइप थ्योरी की अगर बात की जाए तो प्रोटोटाइप थ्योरी एक्चुअली में क्या है? तो प्रोटोटाइप थ्योरी आप ये मान सकते हो कैटेगरीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हिच डिस्क्राइब द टिपिकल मॉडल ऑफ द कैटेगरी। यानी इसका मतलब क्या है भाई? ये क्या बोल दिया आपने? देखो सिंपल तरीका समझो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। प्रोटोटाइप थ्योरी में आप ये मान सकते हो कैटेगरीज आर फॉर्म्ड, कैटेगरीज क्या हो रही है, बन रही है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स व्हिच डिस्क्राइब्स द टिपिकल मॉडल ऑफ कैटेगरी। यानी कैटेगरीज किसके बेसिस पे बन रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि क्या डिस्क्राइब करते हैं? द टिपिकल मॉडल ऑफ कैटेगरी। यानी कैटेगरीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स व्हिच डिस्क्राइब द टिपिकल मॉडल ऑफ कैटेगरी। यानी कैटेगरीज किसके बेसिस पे बन रही है? ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो कि क्या बताते हैं हमें? एक टिपिकल मॉडल ऑफ कैटेगरी बताते हैं। क्या कौन बताता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और इसके बेसिस पे आपकी कैटेगरीज बनती है। बात की जाए प्रोटोटाइप एक्चुअली में होता क्या है, तो प्रोटोटाइप आप ये मान सकते हो द ओरिजिनल आइटम ऑन विच द सब्सिक्वेंट मॉडल्स आर बेस्ड। यानी आप ये मान सकते हो कि अगर प्रोटोटाइप आपको बनाना, सपोज आप किसी हैकेथॉन में पार्ट लेते हो और हैकेथॉन में पार्ट लेने के बाद आपके दिमाग में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको अगर कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टर को शोकेस करना है, तो अभी तो आपने उस प्रोजेक्ट को पूरा रेडी किया नहीं है, तो आप क्या करते हो? उसी प्रोजेक्ट का एक छोटा रूप बनाते हो और उसको दिखा देते हो। वो जो आप छोटा रूप बनाते हो जो कि वो सारी फंक्शनिंग करता है, जो आपका एक्चुअल ब्रेन बड़ा प्रोजेक्ट करेगा, वो प्रोटोटाइप कहलाता है। यानी ये भी एक ओरिजिनल आइटम होता है। आप ये मान सकते हो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो सब्सिक्वेंट मॉडल्स आप बनाते हो छोटे छोटे, जो आप शोकेस करते हो, वो सारे प्रोटोटाइप होते हैं। द मॉडल दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द क्लास ऑन विच द कैटेगरीज आर बेस्ड। यानी वो मॉडल जो कि एकदम बेस्ट रिप्रेजेंट करे कि किसके रिप्रेजेंट द क्लास ऑन विच द मॉडल कैटेगरीज बेस्ड, यानी किस क्लास के अंदर ये कैटेगरी बेस्ड है, एकदम तरीके से वो चीज बता दे, वो प्रोटोटाइप है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं क्लासिकल कांसेप्ट्स के बारे में, फिर हम बात करते हैं फजी कांसेप्ट्स के बारे में। क्लासिकल कांसेप्ट्स क्या होते हैं? क्लासिकल कांसेप्ट्स आप मान सकते हो कैटेगरीज दैट कैन बी रेडिली डिफाइंड थ्रू डिफाइनिंग फीचर्स सच एज बैचलर। यानी यहाँ पर क्या है? बैचलर अपन ने क्या किया? एक फीचर डिफाइन कर दिया। तो जो भी लोगों ने बैचलर स्टडीज की हुई है, जिस लोगों ने अपनी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की हुई है, ये जितनी भी चीजें की हुई है, वो क्या है? एक हमने फीचर बता दिया जिसके ऊपर क्या हो रहा है, अब सारे यूजर्स या जो भी बंदे हैं वो वहां पर क्लासीफाई होंगे। यानी कैटेगरीज जो की होती है वो क्या होती है? दे आर रेडिली डिफाइंड थ्रू डिफाइनिंग फीचर्स। यानी कैटेगरी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ऑन द डिफाइनिंग फीचर। जैसे यहाँ पर बैचलर्स का एग्जांपल लिया हुआ है, इन्वेंशंस दैट एक्सपर्ट्स हैव डिवाइस्ड फॉर लेबलिंग अ क्लास। यानी वो इन्वेंशंस जो एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं फॉर लेबलिंग अ क्लास। फजी कांसेप्ट्स यहाँ पर क्या होता है? कैटेगरीज दैट कैन नॉट बी इजीली डिफाइंड। देखो यहाँ क्लासिकल कांसेप्ट में तो क्या है? कैटेगरीज जो है वो रेडिली डिफाइंड हो जाती है बाय यूजिंग द फीचर्स, बट यहाँ पर क्या है? ये इजीली डिफाइंड नहीं होती बिकॉज द बॉर्डर्स ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट देम आर फजी। यानी यहाँ पर जो व्हाट का कंसेप्ट है, जैसे अपन ऊपर डिस्क्रिप्टिव नॉलेज देखा था, तो व्हाट का कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से हम कैटेगरीज को तमीज से डिफाइन नहीं कर पाते, इजीली डिफाइन नहीं कर पाते। और ये होता क्यों है? बिकॉज आपके बॉर्डर्स ऑफ व्हाट, और ये होता क्यों है? बिकॉज आपके बॉर्डर्स ऑफ व्हाट जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होते। और ये जो फजी कंसेप्ट होते हैं वो नेचुरली इन्वॉल्व होते हैं। तो अपन ने ये चीज देख ली कि भाई क्लासिकल कंसेप्ट में कैटेगरीज रेडिली डिफाइंड होती है बाय यूजिंग द फीचर्स, यहाँ पर रेडिली डिफाइंड नहीं हो पाती बिकॉज यहाँ पर व्हाट की जो बाउंड्रीज होती है वही फजी होती है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाती। और ये जो होती है नेचुरली इन्वॉल्व होती है, ये आपको पता लग गया। अब हम बात कर रहे हैं सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल्स के बारे में। सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल्स के अंदर क्या होते हैं? नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ हायरार्किकल सिमेंटिक नेटवर्क। यानी यहाँ पर किसमें रिप्रेजेंट की जा रही है? इन द हायरार्किकल सिमेंटिक नेटवर्क। इट इज द वेब ऑफ interconnected elements such as nodes or labeled relationships. Concept appears to have a basic level of simplicity with a hierarchy that is referred to other levels. यानी यहाँ पर दो चीजें हैं बेसिकली, नोड और लेबल। नोड और लेबल मिलके एक नेटवर्क बना रहे हैं जिसको अपन सिमेंटिक नेटवर्क बोलते हैं, और इसके अंदर हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन के ऊपर पूरी एक वीडियो है जो कि आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन अगर आ रही हो वीडियो तो जाके देखना। सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन में पूरी एआई पे वीडियो बनाई गई है, उसको भी रेफर कर सकते हो। अगर डिटेल में समझना नहीं तो मैं यहाँ तो बताऊंगा ही बताऊंगा। नोड्स मतलब क्या होते हैं? यहाँ पर द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द कंसेप्ट। यानी नोड्स के अंदर क्या होता है? वो एलिमेंट है जो कि कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेबल रिलेशनशिप क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द कैटेगरी मेंबरशिप, एट्रीब्यूट्स और सम अदर सिमेंटिक रिलेशनशिप। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? जो आप लाइन बनाते हो ना, जो दो नोड्स को कनेक्ट करते हैं, वहां पर आप रिलेशनशिप लिखते हो
अब ये क्या हो सकती है, यहाँ पर कैटेगरी मेंबरशिप हो सकती है, उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, और भी कोई दूसरी सिमेंटिक रिलेशनशिप यहाँ आ सकती है। तो लेबल रिलेशनशिप में तीन चीजें आ सकती है, कैटेगरी मेंबरशिप हो गई, कोई एट्रीब्यूट्स हो गई, या सिमेंटिक रिलेशनशिप हो गई। अब हम बात करने वाले हैं कॉलिन्स एंड क्यूलिन्स मॉडल के बारे में। कॉलिन्स और क्यूलिन्स मॉडल बेसिकली क्या बोलते हैं, hierarchical network model was first to capture differences between the subordinate and the basic level of concepts। यानी ये आपका कॉलिन्स एंड क्यूलिन मॉडल क्या था, एक हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल था, जो कि इसने क्या किया था, दिस वाज द फर्स्ट टू कैप्चर द डिफरेंस। इसने पहली बार डिफरेंस को कैप्चर किया था किसके बीच में, बिटवीन द सुपर ऑर्डिनेट एंड बेसिक लेवल कंसेप्ट के बीच में। ये आप डायग्राम यहाँ देख ही सकते हो, ठीक है, ये आप डायग्राम ये देख सकते हो। कॉलिन्स एंड लोफ्टस, देखो ये जो डायग्राम है ये किसका है, ये कॉलिन्स, ये आपका कॉलिन्स और क्यूलिन्स का है, जो कि आप देख रहे हो, जिसके अंदर इसने क्या बताया भाई, पहला बार ये था जिसने डिफरेंसेस बताया किसके बीच में, सब ऑर्डिनेट और बेसिक लेवल कंसेप्ट्स के बीच में। कॉलिन्स एंड लोफ्टस ने क्या बताया, इसने एक ऐसा मॉडल बनाया दैट प्रपोजेस अ नेट लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसेप्ट्स इन अ मेमोरी। एक नेट लाइक इसने चीज बनाई, एक सारे कंसेप्ट्स आपके मेमोरी के अंदर जो होते हैं उसका एक नेट लाइक ऑर्गेनाइजेशन बनाया विद मेनी इंटर कनेक्शंस वेयर ईच कंसेप्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नोड, जिसमें हर एक कंसेप्ट एक नोड की तरह रिप्रेजेंटेशन होता है। और जब इस मॉडल को अपन देखते हैं तो एक नेट की तरह दिखता है, जिसके अंदर सारे जो कंसेप्ट है मेमोरी में वो ऑर्गेनाइज्ड है और उनके बीच में इंटरकनेक्शंस है, और हर कंसेप्ट एज अ नोड की तरह यहाँ पर दिखता है। सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब अपन बात करेंगे सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल में, क्या होता है सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, और अब हम देखने वाले हैं स्क्रिप्ट। तो सिमेंटिक आपके सिमेंटिक जो आपका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्क्रिप्ट्स के बारे में। तो स्क्रिप्ट्स एक्चुअली में क्या होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि डिस्क्राइब करता है किससे, एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। यानी जितने भी इवेंट्स अब होने वाले हैं उसका अगर अपन एक सीक्वेंस बना देते हैं पूरा, उसको हम स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। हमने स्क्रिप्ट के बारे में भी एकदम डिटेल में बात करी हुई है, ऊपर एआई वाले पूरे प्लेलिस्ट का मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, इस पे जाके आप चीजें और डिटेल में समझ सकते हो। A script include default values for actors, props and setting and sequences of the events. It is a particular kind of schemas। यानी क्या समझ रहे हो, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्कीमा है जिसके अंदर आप ये समझ सकते हो कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, सारे इवेंट्स के आपने सीक्वेंस, जैसे मूवी की स्क्रिप्ट होती है ना, इसके बाद ये सीन आएगा, इसके बाद ये सीन आएगा, वो क्या है आपकी स्क्रिप्ट है। यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एप्रोप्रिएट सीक्वेंस होते हैं इवेंट्स के अंदर इन अ पर्टिकुलर कंसेप्ट, जिसके अंदर इसके खुद के एक्टर्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, सेटिंग्स होती है, इवेंट्स कब क्या होगा वो होता है। इट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्कीमा। अब अगर स्कीमा की बात की जाए तो मोर टास्क ओरिएंटेड, ये एक मेंटल फ्रेमवर्क है जिसमें आप नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्कीमा की, स्कीमा मतलब ये समझ सकते हो इट कैन इंक्लूड अदर स्कीमा, स्कीमा के अंदर अगले दूसरे स्कीमा भी आ सकते हैं। encompass typical general facts that can vary slightly from one specific instance to another। यानी इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर टिपिकल जनरल फैक्ट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, दे आर वेरी स्लाइटली फ्रॉम वन इंस्टेंस टू अनदर। यानी वो जनरल फैक्ट्स इसके अंदर होते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही होते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्कीमा कैन इंक्लूड अदर स्कीमा। और तो स्कीमा क्या होते हैं, दे आर मोर टास्क ओरिएंटेड होते हैं। और मेंटल फ्रेमवर्क जो कि काम आता है मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। दूसरे स्क्रिप्ट्स क्या काम आते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट, जिसके अंदर से खुद के एक्टर, प्रॉप, सेटिंग, सीक्वेंसेस, ये सारी चीजें होती है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्कीमा, ही समझ सकते हो इसको आप। अब हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंकिंग मॉडल के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंकिंग मॉडल्स के बारे में। तो यहाँ पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है मेंटल मॉडल। तो मेंटल मॉडल क्या होता है, मेंटल मॉडल इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ समथिंग वर्क्स। यानी कोई चीज वर्क कैसे करती है उसका एक एक्सप्लेनेशन। इट इज अ सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क, कंसेप्ट और वर्ल्ड व्यू दैट यू कैरी अराउंड इन योर माइंड। यानी आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में या किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को, फ्रेमवर्क को आपके दिमाग में आप जो लेके चलते हो, जैसे आप सुबह उठने से पहले आप लिखोगे कि आज आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म करे, वो एक फ्रेमवर्क आप लिखते हो, वो भी एक मेंटल मॉडल की तरह होता है कि भाई मेरे को आधे घंटे बाद ये काम करना है, 1 घंटे बाद ये काम करना है, ये भी क्या होता है एक मेंटल मॉडल होता है। यानी इट इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ समथिंग वर्क्स। मेंटल मॉडल्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड लाइफ। वहीं पर यह पहला आता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, पहले इट इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग व्हिच हैज द एबिलिटी to give the correct answer to the standard question that do not require significant creativity। यानी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना जिसमें अंदर हमें कोई सिग्निफिकेंट क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, जैसे मेरी बात सुनो, व्हाट इज योर नेम, तो इसमें आप क्या क्रिएटिविटी दिखाओगे, हर्षवर्धन नाम है तो है, तो ये क्या है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग दैट फोकसेस ऑन कमिंग अप विद अ सिंगल वेल एस्टेब्लिश्ड आंसर टू अ प्रॉब्लम। यानी एकदम वेल एस्टेब्लिश, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर कंसाइज आंसर आप देते हो तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में दिखता है। और अगर बात करें डाइवर्जेंट थिंकिंग में, इट इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग व्हिच हैज द एबिलिटी टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज बाय एक्सप्लोरिंग द मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, बाय यूजिंग दिस मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन कैन बी परफॉर्म्ड इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस आर मोर इजीली ड्रॉन। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं आपके दिमाग में एकदम प्रॉपर एक प्यारा एग्जांपल लूं
कि जैसे कि डिफाइन हिप एआई, तो अब हिप एआई की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बट इसकी एक पर्टिकुलर जो आप अगर क्रिस्प डेफिनेशन दोगे, क्रिस्प डेफिनेशन दोगे, वो क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। बट अगर आप क्रिस्प डेफिनेशन नहीं दे रहे हो, आप बड़ी चढ़ा चढ़ा के दे रहे हो, जैसे एप्लीकेशन ऑफ हिप एआई के अंदर और भी पॉसिबल एप्लीकेशन हो सकती है, तो वो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है। बट अगर मैं पूछता हूँ डेफिनेशन ऑफ हिप एआई, तो वो एक आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला क्वेश्चन हो जाएगा। लेटरल थिंकिंग मतलब क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग व्हिच इन्वॉल्व्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू एन इनडायरेक्ट एंड क्रिएटिव अप्रोच। यानी जब अपन किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस तरीके की थिंकिंग को यूज करते हैं जिसमें हमें इनडायरेक्ट और क्रिएटिव अप्रोच को यूज करना पड़े, रीजनिंग का यूज करना पड़े, दैट इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस एंड इन्वॉल्व आइडियाज दैट मे नॉट ऑब्टेनेबल बाय यूजिंग ओनली ट्रेडिशनल स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। यानी ट्रेडिशनल स्टेप बाय स्टेप लॉजिक का यहाँ पर यूज नहीं होता, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट और क्रिएटिव अप्रोच को यूज करते हैं, रीजनिंग को यूज करते हैं जो कि इमीडिएटली ऑब्वियस होते हैं। और यहाँ पर वो सारे यहाँ पर सारे वो तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती है जिसके अंदर आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट आंसर देने पड़ेंगे, क्रिएटिव आपको आइडियाज लगाने पड़ेंगे, रीजनिंग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और तो और अपन अपने आइडियाज को स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के अंदर उसको परफॉर्म करेंगे। ये देख सकते हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर अपन इमेजिनेशन को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कन्वर्जेंट में लॉजिक को यूज कर रहे हैं। और अगर अपन इनको दोनों को यूज कर रहे हैं तो वो लेटरल थिंकिंग हो जाती है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों को यूज कर रहे हैं, लॉजिक और इसको। थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम लॉजिक को यूज कर रहे हैं, डाइवर्जेंट के अंदर अपन हमारे इमेजिनेशन को यूज कर रहे हैं, और लेटरल के अंदर अपन दोनों को यूज कर रहे हैं। बात की जाए इंटीग्रेटिव मॉडल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, डिक्लेरेशन एंड नॉन डिक्लेरेटिव नॉलेज के बारे में अगर अपन बात करें, तो पहले आता है यहाँ पर कंबाइनिंग रिप्रेजेंटेशन। कंबाइनिंग रिप्रेजेंटेशन में हम क्या देखते हैं, इट इज एन एडेप्टिव कंट्रोल ऑफ थॉट ऑफ मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यानी ये क्या है, कंबाइनिंग रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इट इज एन एडेप्टिव कंट्रोल, किसका एडेप्टिव कंट्रोल, ऑफ थॉट मॉडल ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यानी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो थॉट मॉडल है, ठीक है, थॉट मॉडल ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर जब आप कंट्रोल करते हो, एडेप्टिव कंट्रोल जमाते हो, वो आपका किसके अंदर आता है, कंबाइनिंग रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अ मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट इंटीग्रेट्स अ नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन फॉर डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड अ प्रोडक्शन सिस्टम रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रोसीजरल नॉलेज। यानी इस मॉडल में होता क्या है कि आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मॉडल होता है वो किसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, विद द नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज। यानी आपका जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो मॉडल है वो किसके साथ इंटीग्रेट हो रहा है, अ नेटवर्क ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज, और प्रोडक्शन सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है वो किसके साथ आपका इंटीग्रेट हो रहा है, फॉर प्रोसीजरल नॉलेज। यानी प्रोडक्शन सिस्टम का किसके साथ हो रहा है, पी से पी, प्रोडक्शन सिस्टम का किसके साथ हो रहा है, प्रोसीजरल नॉलेज। और आपका जो मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो किसके साथ इंटीग्रेट हो रहा है, आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नेटवर्क इंक्लूड्स स्टोरिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका डिक्लेरेटिव नेटवर्क के अंदर दोनों स्टोरिंग भी होता है और इंफॉर्मेशन का रिट्रीविंग भी होता है। प्रोसीजरल सिस्टम इंप्लीमेंट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोसीजरलाइजेशन, जिसमें आपको प्रोसेस को आप फॉलो करके आगे बढ़ते हो, वो जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको आप क्या समझ सकते हो, प्रोसीजरल सिस्टम जो कि करता क्या है, इट इंप्लीमेंट्स द प्रोसेसेस ऑफ प्रोसीजरलाइजेशन, जो भी प्रोसीजर होता है उसको आगे जाके इंप्लीमेंट करता है। और डिक्लेरेटिव नॉलेज बेसिकली क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और रिसीव करने में काम आता है। पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में बात करूं या मैं कनेक्शनिस्ट मॉडल के बारे में बात करूं, तो इसकी स्टार्ट पहले तो आपको समझना पड़ेगा पैरेलल प्रोसेसिंग के मतलब से। तो पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑपरेशंस गो ऑल एट वंस, यानी एक बार में आपने मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए। यहाँ पर पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस यानी पीडीपी मॉडल और कनेक्शनिस्ट मॉडल्स के बारे में अगर बात की जाए तो वी may be able to process information as efficiently as we do because we can handle very large number of cognitive operation at once through a डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को यूज करके आप एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकते हो, आराम से अपने बहुत सारे प्रोसेसेस को कर सकते हो। और ये किसकी मदद से आप करोगे, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल्स यानी और कनेक्शनिस्ट मॉडल्स की मदद से। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल्स और कनेक्शनिस्ट मॉडल्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, एक ही टाइम पे बहुत सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को रन कर सकते हो बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। इस नेटवर्क में होता क्या है, नोड्स और कनेक्शन होते हैं, जैसे मैंने ऊपर सेमेंटिक रिप्रेजेंटेशन में बात करी थी, उसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है। The more often a particular connection is activated, the greater is the strength of the connection। यानी जैसे जैसे एक पर्टिकुलर कनेक्शन आपका एक्टिवेट होगा, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन। जितना ज्यादा वो एक्टिवेट होता रहेगा एक कनेक्शन, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी किसकी, कनेक्शन की। द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मॉडल इज लर्निंग। बेसिक एस्पेक्ट क्या है, बेसिक एस्पेक्ट है इसका इज लर्निंग। लर्निंग उसका एक बेसिक एस्पेक्ट है जिसके अंदर आप जैसे जैसे चीजें सीखते जाओगे आप उतनी ज्यादा ग्रो करते हो, उतनी ज्यादा पावरफुल होते हो, आपका कनेक्शन उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है दिमाग के अंदर, जो भी न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है।
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नोड्स और कनेक्शन होते हैं। ये पीडीपी यानी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आप क्या समझ सकते हो, नंबर ऑफ कॉग्निटिव ऑपरेशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, और हर टाइम अगर एक कनेक्शन एक्टिव जैसे होता है, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन। और इसका जो बेसिक मॉडल अगर हम बात करते हैं, बेसिक एक्सपेक्ट इस मॉडल की जो है वो क्या है, लर्निंग। अब बात करते हैं लैंग्वेज एंड इट्स आप कंप्रेशन के बारे में। लैंग्वेज एंड इट्स कंप्रेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, बट पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज एक्चुअली में होती क्या है। तो अब हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज एंड इट्स कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। तो लैंग्वेज मतलब जैसे आपको पता ही है, अगर हम बात करते हैं जब हम वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और एक सेट बनाते हैं वर्ड्स का, तो उसको लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि हम टीओसी के अंदर पढ़ के आए ही थे। तो लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, इट मे नॉट डिटरमाइन थॉट। यानी लैंग्वेज आप ये मान सकते हो, थॉट और लैंग्वेज को आप इक्वेट कभी नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके दिमाग में जो थॉट आता है वो मतलब आता है एक्चुअली में, ऐसा नहीं आता कि कन्नड़ के अंदर क्या मतलब अलग आ रहा है, आपके दिमाग में मराठी में मतलब अलग आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। But it focuses on perception and attention on particular aspects of reality, structures, and thereby enhances cognitive process and even to some extent regulates the social relationship. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गाइस कि जैसे अगर आज आप एक यूनिवर्सिटी में गए, अगर एक सिनेरियो की बात की जाए, तो अगर आप एक कोई यूनिवर्सिटी के अंदर गए, आप सपोज एमटेक के लिए गए, आप एमबीए के लिए गए, तो वहां अब ये आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में गए, आपको कुछ लोग हिंदी बोलने वाले मिले, तो क्या होगा, आपका ज्यादा इन्फ्लुएंस हिंदी वालों की तरफ होगा या इंग्लिश वालों की तरफ होगा? तो आपका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा हिंदी बोलने वालों की तरफ, ठीक है। आई एम नॉट proposing any sort of racial discrimination or any sort of language discrimination, but मैं आपको इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसी तरह लैंग्वेज एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि एज एन एक्ट करती है when it comes to cognitive processes, because अगर आपको सिमिलर लैंग्वेज देखने वाले बोलेंगे तो आप उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो वही जो चीजें हैं वो अपन लैंग्वेज के अंदर देखते हैं। इट इज द कॉम्प्लेक्स मेथड विच इज यूज्ड बाय ह्यूमंस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। लैंग्वेज के थ्रू अपन ह्यूमंस एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करते हैं। यही नहीं, जो आपकी बर्ड्स वगैरह होती है वो भी एक लैंग्वेज को फॉलो करती है, वो भी आपस में कम्युनिकेट करती है। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स मेथड विच इज यूज्ड बाय ह्यूमंस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब यहाँ पर हमने कुछ चीजें बताई हुई है, ठीक है। ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस कैन बी एनालाइज्ड इन मेनी लेवल। हियर लाइक दिस देयर इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, इट टेक्स अ हीप ऑफ सेंस टू राइट अ गुड नॉनसेंस, ठीक है। बहुत प्यारा सेंटेंस है, इट टेक्स अ हीप ऑफ सेंस टू राइट अ गुड नॉनसेंस। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेजेस है उसको एनालाइज किया जा सकता है अलग अलग लेवल के ऊपर, और फिर एनालाइज करने के बाद, जैसे अभी एक सेंटेंस अपने पास है, इट टेक्स अ हीप ऑफ सेंस टू राइट अ गुड नॉनसेंस। इसके अंदर अगर अपन देखते हैं, जैसे पहला हम बात करते हैं फोनोमिम्स, ठीक है। फोनमिम्स के अंदर क्या होता है, डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल फोन्स इन द लैंग्वेज। जैसे ये बात करते हैं, ये जितने भी ये फोन्स हैं, ठीक है, इन द लैंग्वेज, वो अपन देखते हैं। फिर आता है मॉर्फिम्स। मॉर्फिम्स के ऊपर क्या आता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्टिव लेक्सिकन ऑफ मॉर्फिम्स, यानी जैसे ये यहाँ पर अपने जैसे टेक वगैरह हो गया, मॉर्फिम्स के बारे में देखते हैं। फिर हम वर्ड्स के बारे में देखते हैं, which form a distinct vocabulary of words। जैसे टेक्स, जैसे यहाँ पर अपन ने क्या लिखा हुआ है, it takes a heap of sense, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है it takes a heap of sense to write a good nonsense। तो हमने क्या किया, इन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को अपन क्या किया, यहाँ पर अपन देख रहे हैं। फेज में क्या होता है, यहाँ पर हम नाउन फेज के अंदर बात करते हैं, जिसके अंदर नाउन होते हैं और उसके डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। वर्ब फेज में हम वर्ब की बात करते हैं और वो कैसे एक्ट हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इट टेक्स अ हीप ऑफ सेंस टू राइट अ गुड नॉनसेंस। तो ये जो टेक्स है, ये आप समझ सकते हो, ये नाउन फेजेस है, ठीक है। और ये जो आपका गुड नॉनसेंस है, ये क्या है, आपका वर्ब फेज है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, सेंटेंस विच इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज सिंटेक्स। लैंग्वेज के सिंटेक्स के बेसिस पे आप वर्ड्स को यूज करके जो बनाते हो वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। जैसे पूरा एक सेंटेंस है, इट टेक्स अ हीप ऑफ सेंस टू राइट अ गुड नॉनसेंस। और डिस्कोर्स मतलब क्या होता है, डिस्कोर्स मतलब आप ये देख सकते हो, इट टेक्स अ हीप ऑफ सेंस टू राइट गुड नॉनसेंस वाज फर्स्ट रिटन बाय, मैंने अपने उसके डिटेल में और चीज बता दी, व्हिच इज फर्स्ट रिटन बाय मार्क ट्वेन इन 1991। तो आई थिंक अभी चीज समझ चुके होंगे। अब अगर बात की जाए कॉम्प्रीहेंशन के बारे में, तो कॉम्प्रीहेंशन क्या है, इट इज अ एक्ट और अ कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, स्पेशली द मीनिंग ऑफ अ कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी बेसिकली एक ऐसा आप ये मान सकते हो, एक एक्ट है और एक कैपेबिलिटी है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर चीज के मीनिंग के बारे में आप जानने की कोशिश करते हो, किस चीज को आप समझते हो। इट इज द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज इट, जो आप पढ़ते हो उसके बारे में आप क्या सोचते हो, कॉम्प्रीहेंशन है। इट इज एबल टू एक्यूरेटली अंडरस्टैंड रिटन मटेरियल, यानी रिटन मटेरियल को आप कितना ज्यादा समझे, वो कॉम्प्रीहेंशन है। जो आप रीड करते हो उसको किस तरीके से आपने डिकोड किया है, ठीक है। और जो आपको पहले से पता है और रीड करने के बाद क्या पता है, वो जो चीजें वो सारी कॉम्प्रीहेंशन में आती है। जब आपने जो जो चीज रीड करी है उससे आपने क्या इंटरप्रिटेट किया है, क्या परसीव किया है, क्या समझा है, क्या आपके दिमाग में जो प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके साथ वो रिलेट बैठा है, क्या ये जितनी भी चीजें हैं जो रीड करने के बाद आपके दिमाग में हो रही है, ये जो भी चीजें हैं ये आपका कॉम्प्रीहेंशन है। इट इज जस्ट द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, स्पेशली अ मीनिंग ऑफ अ कम्युनिकेशन इज द कॉम्प्रीहेंशन। जो आप रीड करने के बाद दिमाग में सोचते हो वो इज अ कॉम्प्रीहेंशन। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। इसके नाम पे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा।
अब यहाँ पर एक्विजिशन के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन इज द लैंग्वेज लर्निंग इन बेबीहुड और लेटर, जब आप बेबीहुड या जब छोटे होते हो तब आप एक्विजिशन स्टेज में होते हो, जहां पर आप लैंग्वेज को एक्वायर करना स्टार्ट करते हो। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है? लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट इंटेंडेड मीनिंग्स फ्रॉम द लैंग्वेज। ये आप जब आप थर्ड क्लास वगैरह में होते हो तब आप करते हो। प्रोडक्शन यानी लैंग्वेज प्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू स्पीक और राइट फ्लुएंटली। जब आप फोर्थ या फिफ्थ क्लास तक आते हो तो अगर आपको इंग्लिश, आप कॉन्वेंट स्कूल वगैरह के अंदर गए हो तो आपने देखा होगा कि जब वो छोटी क्लासेस के अंदर होते हैं तो उनको लैंग्वेज को एक्वायर करवाया जाता है, फिर उस लैंग्वेज को यूज करके उसके अंदर से मीनिंग वगैरह के बारे में, ग्लॉसरी वगैरह के बारे में अपन पढ़ते थे, वो कॉम्प्रिहेंशन है। उसके बाद प्रोडक्शन यानी वो बंदा खुद ही अब क्या करना है, लैंग्वेजेस वगैरह को बोलना और लिखना आराम से सीख चुका है। कॉम्प्रिहेंशन डेवलप्स फास्टर देन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से ज्यादा अच्छा कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होता है। अब अपन बात करते हैं रीडिंग के बारे में। तो रीडिंग बेसिकली क्या है? जो भी आप पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन को दिमाग में सोचते हो, यानी बेसिकली इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द रीडर एक्सट्रैक्ट द विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिटन टेक्स्ट एंड मेड सेंस ऑफ इट। यानी आप जो पढ़ते हो उसके आप जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन सोचते हो पढ़ने के बाद, वो क्या है? रीडिंग प्रोसेस है। रीडिंग हैज बीन शोन टू पुट आवर ब्रेन इनटू द स्टेट सिमिलर टू द मेडिटेशन एंड इट ब्रिंग्स द सेम हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डीप रिलैक्सेशन एंड इनर काम। रीडिंग करने से क्या होता है? वही सेम स्टेज आपको अनुभव होती है जो कि आपको मेडिटेशन से अनुभव होती है, और जो हेल्थ बेनिफिट्स है लाइक डीप रिलैक्सेशन और इनर काम वो भी आपको फील होता है। एक रेगुलर रीडर जो है उसको नींद ज्यादा अच्छी तरीके से आती है, स्ट्रेस लेवल उसका कम रहता है, हाई स्टीम रहता है और लोअर रेट ऑफ डिप्रेशन रहता है उन लोगों से जो नॉन रीडर्स है उनसे कंपैरिजन में। उनका स्ट्रेस लेवल कम रहता है, गुड स्लीप साइकिल होती है, हाई स्टीम रहता है और तो और उनका लोअर रेट ऑफ डिप्रेशन होता है। तो बुक जरूर पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब अगर बात की जाए अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशंस एंड ऐसे के अंदर, तो कन्वर्सेशनल ऐसे क्या होता है? इट इज अ पीस ऑफ रिटन राइटिंग रिटन इन अ इनफॉर्मल स्टाइल दैट मिमिक्स हाउ वुड यू टॉक टू अ फ्रेंड। यानी आप एक दोस्त से कैसे बात करते हो, उसके अंदर जब आप एक ऐसे को लिखते हो उसको आप क्या बोलते हो? कन्वर्सेशनल ऐसे। यानी आप बात करते हुए स्टाइल के अंदर लिख रहे हो। स्पीच बेसिकली क्या होती है? स्पीच एक कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड्स। यानी आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब बोलते हो, अपने विचार को रखते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, अपने एक्सप्रेशंस को रखते हो थॉट्स के, तो वो क्या होती है? स्पीच कहलाती है। इट इज द एक्सचेंज ऑफ स्पोकन वर्ड्स, इट इज द कम्युनिकेशन थ्रू टॉकिंग और टॉक गिवन टू एन ऑडियंस, कम्युनिकेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। ये क्या है? आपकी स्पीच। अब बात की जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, तो डायरेक्ट स्पीच यानी वो स्पीच विच इज थॉट टू बी मोर depiction like. It focuses more on literal wording, comprehends, have better verbatim memory of previously read sentence in direct speech. Indirect speech is considered to be description like. ये क्या होती है? डिपिक्शन लाइक होती है। ये कैसी होती है? डिस्क्रिप्शन लाइक होती है। जो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है, इट फोकसेस मोर ऑन द गिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मैसेज, इट फोकसेस मोर ऑन द लिटरल वर्डिंग। वर्डिंग के ऊपर फोकस होती है, इधर गिस्ट के ऊपर यानी उसके पर्टिकुलर थीम पे फोकस ज्यादा होता है। कॉम्प्रिहेंड्स हैव बेटर वर्बेटिम मेमोरी ऑफ प्रीवियसली रीड सेंटेंस इन नॉट गुड इन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो बेटर वर्बेटिम मेमोरी होती है वो नहीं होती है। इसके अंदर क्या होती है? कॉम्प्रिहेंड्स के पास क्या होती है? बेटर वर्बेटिम मेमोरी होती है प्रीवियसली रीड सेंटेंसेस की। तो ये कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ये डिपिक्शन लाइक है, डिस्क्रिप्शन लाइक है, ये लिटरल वर्डिंग पे फोकस ज्यादा करता है, ये पर्टिकुलर मैसेज की गिस्ट पे फोकस ज्यादा करता है। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंड्स है बेटर वर्बेटिम मेमोरी ऑफ प्रीवियसली रीड सेंटेंसेस इज नॉट गुड इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंड्स है बेटर वर्बेटिम मेमोरी इन द इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कॉम्प्रिहेंड्स की बेटर वर्बेटिम मेमोरी नहीं होती, प्रीवियसली रीड सेंटेंसेस की जो मेमोरी होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच में अच्छी नहीं होती। बट अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की, तो कॉम्प्रिहेंड्स हैव बेटर वर्बेटिम मेमोरी ऑफ प्रीवियसली रीड सेंटेंसेस। जो पुराने सेंटेंसेस पढ़े उसकी जो वर्बेटिम मेमोरी होती है वो कैसी होती है? इसके अंदर बेटर होती है, इसके अंदर इतनी बेटर नहीं होती प्रीवियसली रीड सेंटेंसेस की वर्बेटिम मेमोरी। तो अब हम बात करने वाले होंगे लैंग्वेज। तो अब हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट किसी लैंग्वेज में क्या आता है? दैट व्हाट सराउंड अ वर्ड और अ पीस ऑफ टेक्स्ट। यानी जब भी आप किसी वर्ड और पीस ऑफ टेक्स्ट को पढ़ रहे हो तो उसके अराउंड, यानी उसके जब आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती है वो कहलाती है उसका पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड मींस वी हैव टू नो समथिंग अबाउट द सिचुएशन वेयर दे आर यूज्ड। यानी आज जैसे मैं आपको बोलता हूँ किल बिल, ठीक है, तो आज किल बिल कहाँ यूज हुआ था कि मेरे को पता है ये ब्रह्मानंद में की एक मूवी थी इसमें वो किल बिल था। तो ये क्या हो रहा है? वर्ड्स को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ता है कि वो पहले यूज कहाँ होते हैं। इन अ प्रिंट अ वर्ड फ्रेज और अ सेंटेंस हैज अनदर टेक्स्ट अराउंड इट, दिस हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड द पीस इन द क्वेश्चन। यानी क्या हो रहा है? जब भी आप किसी टेक्स्ट के एक डॉक्यूमेंट को आप पढ़ते हो तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं, केवल वही वर्ड नहीं, उसके आगे पीछे जो भी वर्ड होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड्स को समझने के लिए, उसका पर्टिकुलर मीनिंग डिराइव करने के लिए। लैंग्वेज और थॉट की अगर बात की जाए तो द मेन यूज ऑफ लैंग्वेज इज टू ट्रांसफर द थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर। यानी एक इंसान के माइंड में जो थॉट्स है उससे दूसरे इंसान के माइंड के थॉट्स के, आप ये मान सकते हो जैसे एक माइंड से दूसरे माइंड को आप इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहे हो, किसके थ्रू करोगे? लैंग्वेज। यानी आपके जो थॉट्स है फ्रॉम वन माइंड टू अनदर ट्रांसफर होंगे
the bits of linguistic information that enter into one person's mind from another cause people to create a new thought that has profound effects on his word knowledge interfering the subsequent behavior। इसका मतलब क्या है, ये जो भी मैंने बड़ी सी राम कथा लिखी है, इसका मतलब ये है कि जब अपन इन्फॉर्मेशन एक बंदा दूसरे इंसान को बताता है तो उस दूसरे इंसान को उस इन्फॉर्मेशन को सुन के जरूरी नहीं है कि वही परसेप्शन आए जो इस बंदे के दिमाग में है, वो उसको सुन के अपना अलग थॉट प्रोसेस बना सकता है, वो उसको उनको सुन के अलग मेथड बना सकता है, वो उनको इन्फॉर्मेशन को सुन के एक अलग थिंकिंग बना सकता है उसी पर्टिकुलर सिचुएशन की जो इस बंदे ने उसको बताई, लेकिन इसके दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा है। लैंग्वेज डज नॉट लिमिट योर एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड और टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड, रेदर इट फोकस योर अटेंशन एंड थॉट ऑन अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड। यानी लैंग्वेज आपको आपकी एबिलिटी को लिमिट नहीं करती कि भाई ये आप केवल दुनिया के बारे में केवल इतना ही सोचो, रेदर देन अगर आपको लैंग्वेज पता हो तो आप वर्ल्ड के बारे में और ज्यादा समझ सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि आप स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, वर्ल्ड के पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स वर्क कैसे करते हैं उसके बारे में समझ सकते हो। ये आपको लिमिट नहीं कर रही है, ये आपकी मदद कर रही है वर्ल्ड को समझने के लिए। थॉट्स आर डिटेन्ड बाय द स्पेसिफिक ग्रामर्स एंड वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज इन व्हिच द आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड। यानी आप ये मान सकते हो जो भी थॉट्स आपके लैंग्वेज के अंदर जो भी थॉट्स आते हैं वो किससे डिटरमाइन किए जाते हैं, जो भी आप लैंग्वेज है तो किससे डिटरमाइन की जाती है, बाय यूजिंग ग्रामर और वोकैबुलरी। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की ग्रामर और वोकैबुलरी से चीज की जाती है जिसके अंदर आइडियाज को एक्सप्रेस किया जा रहा है। अगर बात की जाए अगली चीज के बारे में तो अगले हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। उससे पहले एक नोट है that in our native language we understand or perceive things more carefully rather than in any other language। जैसे पर्सनली मेरे को मार्वल या कोई भी मूवीज को हिंदी में देखना पसंद है तो मेरे को वही चीज पसंद आएगी, ठीक है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि मैं इसको इंग्लिश में ही देखूं, अगर मेरे को मजे लेके देखना तो मैं हिंदी में देखूंगा। तो इन आवर नेटिव लैंग्वेज हम चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं रेदर देन दूसरी अदर लैंग्वेज में। अगर आपको मारवाड़ी में कोई चीज बताऊं तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी एज कंपेरिजन टू अगर मैं आपको चाइनीज में चीज आके बता रहा हूँ। वहां अगर मैं बात करूं लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट तो इसके अंदर क्या आ रहा है, लैंग्वेज इज अ साइन और मैकेनिज्म ऑफ अ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, एक साइन है किसका, मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन का, अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट साइन दैट सर्व टू कम्युनिकेट एंड आर एबल टू एक्सप्रेस द टोटलिटी ऑफ पर्सन्स पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड एज अ सोशल फिनोमेना। यानी बेसिकली क्या हो रहा है कि आप अब उसी लैंग्वेज को यूज करके क्या कर रहे हो, अलग अलग मेथड निकाल रहे हो जिससे आप वर्ल्ड से क्या कर सको, कम्युनिकेट कर सको, अपने सोशल से जो सोसाइटी उससे कम्युनिकेट कर सको। तो सोशल स्टिपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द सोशल फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज एज अ मींस ऑफ पीपल कम्युनिकेशन। यानी यहाँ पर जो आपके सोशल स्टिपुलेशन होते हैं यानी सोशल के मुद्दे होते हैं, आपके अलग अलग सोसाइटी के अंदर जो भी मुद्दे होते हैं उसको आप एक्सप्रेस कर पाते हो एज अ सोशल फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी अगर अपन पीपल कम्युनिकेशन है एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, पर्टिकुलर सोशल एक सोसाइटी में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप लैंग्वेज का यूज करके उन सोशल मुद्दों को लोगों तक पहुंचा सकते हो और लोगों को समझा सकते हो। Why language is context based? Language context based क्यों है? तो it is widely accepted that language requires a context in order to function as a communication between speaker और listeners। यानी ये पूरे widely accepted है कि जो language है उसको एक context होना जरूरी है अगर इसको function करना है as a communication between speaker। यानी जो आप सुन रहे हो listener और मैं जो बोल रहा हूँ, अगर इन हम दोनों के बीच के अंदर यानी जो इस चीज को सुन रहा है इस लेक्चर को और जो डिलीवर करने आ रहा है उन दोनों के बीच के अंदर अगर आपको फंक्शन बनाना है, यानी मैं जो बोल रहा हूँ आपको अगर समझ में आए तो उसका कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है। यानी अगर आपको इसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, इसका कॉन्टेक्स्ट ही समझ में नहीं आ रहा, अपन क्यों पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज रिक्वायर्स अ कॉन्टेक्स्ट। हर लैंग्वेज एक कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर करती है जो कि क्या एक्ट करेगा, ये कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से एक्ट करेगा एज अ फंक्शन बिटवीन अ स्पीकर और अ लिसनर्स, ठीक है। एज लिसनर्स वी मेक द यूज ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट स्पीकर, entities and concepts and previous understanding in order to infer the speaker's intended meaning। इसका मतलब क्या है, आज जैसे आप हो, आप लिसनर्स हो, तो आप क्या यूज करोगे, आपको पता है कि हर्ष लेक्चर कैसे डिलीवर करता है, इस डिलीवर करने की स्टाइल कैसी है, किस तरीके से नोट्स बनाता है, तो आप उस हिसाब से इस चीज को परसीव करोगे, इस चीज को सीख रहे होगे। तो इस चीज को यहाँ पर बताया गया कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्यों है, बिकॉज पहला वो अगर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नहीं होगी तो एक फंक्शन ही क्रिएट नहीं हो पाएगा लिसनर्स और स्पीकर के बीच में। और जो लिसनर्स होते हैं, लिसनर्स नॉर्मली क्या करते हैं, स्पीकर के बैकग्राउंड के बारे में, जैसे मेरे बैकग्राउंड के मैं बहुत टाइम से वीडियोस डाल रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे नोट्स किस तरीके से मेरे लेक्चर्स के साथ एसोसिएट होते हैं, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, एज अ लिसनर आप उन सबको मध्य रखते हुए ये लेक्चर को समझने की कोशिश करोगे। अब बात की जाए ग्रुप थिंकिंग, तो ग्रुप थिंकिंग क्या है, इट इज अ मोड ऑफ थिंकिंग इन इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ऑल कोहेसिव ग्रुप टेंड टू एक्सेप्ट अ व्यू पॉइंट or a conclusion that represent a perceived group consensus rather than or not the group members believe it to be valid, correct or optimal। इसका मतलब क्या है, ग्रुप थिंक मतलब क्या है, ये एक ऐसा मोड ऑफ थिंकिंग है जिसके अंदर क्या होता है, आप एक छोटे ग्रुप के अंदर एक मेंबर ऑफ स्मॉल कोहेसिव ग्रुप, एक छोटे ग्रुप के मेंबर क्या करते हैं,
एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने व्यू पॉइंट, अपने कंक्लूजन देते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग देयर ग्रुप कंसेंसस। ग्रुप कंसेंसस यानी वोटिंग करके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो अपने रिजल्ट और कंक्लूजन को डिराइव करते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उन जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं और बताते हैं कि इसका क्या एक्चुअल सोल्यूशन है। तो ऐसी तरीके की थिंकिंग अपन ग्रुप थिंक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि सारे मेंबर्स एग्री हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे मेंबर्स भी होंगे जो उसको वैलिड करे, उसको नहीं मानेंगे करेक्ट, और कोई उसको नॉट ऑप्टिमल भी मानेंगे। 4 कैरेक्टरिस्टिक हमेशा ध्यान रखो ग्रुप थिंक की, वो क्या है। पहला, रेशनलाइजेशन ऑफ डिसीजन टू मिनिमाइज ऑब्जेक्शन, यानी जो डिसीजंस होते हैं उसका रेशनलाइजेशन कर दो जिससे ऑब्जेक्शन कम से कम हो। बिलीव इन द एब्सोल्यूट गुडनेस ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप की आपकी गुडनेस है उस पर बिलीव करो। इंटेंस डिसलाइक ऑफ आउटसाइडर, यानी बाहर के लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी है, आपको अपने दोस्तों पर भरोसा रखना है, आपके ग्रुप के मेंबर की जो डिग्निटी है उस पर भरोसा रखना है, और आपको क्या करना है, जो डिसीजन है उसको रेशनलाइज करना है जिससे आपकी ऑब्जेक्शन मिनिमाइज हो। यहाँ पर मेन कॉजेज ऑफ ग्रुप थिंक क्यों होता है। पहला, ग्रुप कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है, ओवरऑल ग्रुप आइसोलेशन की वजह से होता है, ग्रुप लीडरशिप की वजह से होता है, और डिसीजन मेकिंग स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तो ग्रुप थिंक इसीलिए हो रहा है, ग्रुप थिंक होता है बिकॉज ऑफ ग्रुप कोऑर्डिनेशन, ओवरऑल ग्रुप आइसोलेशन, ग्रुप लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्ट्रेस की वजह से। डू एनिमल हैव अ लैंग्वेज, बहुत दिमाग में लोगों को क्वेश्चन आता है। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि एनिमल्स नॉन यूजर डू नॉट हैव अ ट्रू लैंग्वेज लाइक ह्यूमंस की तरह तो उनकी लैंग्वेज नहीं होती, बट दे कम्युनिकेट करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग देयर साउंड, जेस्चर्स। इनको जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई बर्ड वगैरह भी होती है तो वो साउंड वगैरह से कम्युनिकेट करती है। ऐसा नहीं है कि वो जो वर्ड है वो हिंदी में बात करना चालू कर देगी या चाइनीज में बात करना चालू कर देगी। एनिमल्स डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू स्पीक द वर्ड्स, वो वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं। एनिमल्स हैव द नंबर ऑफ इनबॉर्न क्वालिटीज, जो कि उनका जो इनबॉर्न क्वालिटीज होती है उन जो क्या काम आती है, उनकी फीलिंग्स वगैरह को एक्सप्रेस करने में काम आती है। उनको कोई वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, उनके साइंस होते हैं, उनकी वॉइस वगैरह ही काफी होती है कम्युनिकेट करने के लिए। The main reason that animals do not have any language is that signals are emotional and their only function is to manipulate other animal behavior, not to share and exchange information. यानी एनिमल की लैंग्वेज इसीलिए नहीं होती बिकॉज जो सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं। और एनिमल को क्या चाहिए भाई, दूसरा एनिमल अगर इस एनिमल को देख रहा है तो मेरी जो बॉडी के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आज यहाँ एक एनिमल है, यहाँ एक एनिमल है, ये एनिमल इस एनिमल को देख रहा है तो इस एनिमल की जो भी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ये देख के जज कर ही लेगा कि वो बंदा सोच क्या रहा है, वो एनिमल क्या सोच रहा है। तो उसको लैंग्वेज की एक्चुअली में जरूरत पड़ती ही नहीं है। न्यूरोसाइकोलॉजी की अगर किसी लैंग्वेज की बात करूं तो इट मेनली फोकसेस ऑन हाउ यूनिलेटरल ब्रेन इंजर्ड पेशेंट कॉम्प्रिहेंड एंड यूज लैंग्वेज, यानी ये फोकस करता है कि कैसे एक यूनिलेटरल ब्रेन, तो कैसे एक ब्रेन इंजर्ड जो पर्सन होता है वो चीजों को समझता है, लैंग्वेज को समझता है, जो आपके जेस्चर्स को कैसे वो यूज करता है, कैसे आप जेस्चर्स को यूज करके वो लोगों से बात करता है, कैसे वो ब्रेन को को रिलेट करता है प्रोसेसेस के साथ, कौन एक ब्रेन इंजर्ड पेशेंट किस तरीके से लैंग्वेज को यूज करता है, कैसे वो जेस्चर्स का यूज करता है, कैसे वो ब्रेन के जो प्रोसेसेस है उसको को रिलेट करता है। ये जितनी भी चीजें अपन देखते हैं वो किसके अंदर देखते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज के अंदर देखते हैं। अगर इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जाए तो प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम इज समथिंग दैट हैज टू बी सॉल्व्ड और एन अनप्रेजेंट और अनडिजायरेबल एक्शन दैट नीड्स टू बी को करेक्टेड, यानी कुछ ऐसा जो कि सॉल्व किया जा सके, कुछ अनडिजायरेबल कंडीशन या कुछ ऐसा अनप्लीजेंट कंडीशन, यानी जो आपको अच्छा महसूस नहीं करने दे या आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको प्रॉब्लम कहते हैं अपन। यानी वो समथिंग दैट हैज टू बी सॉल्व्ड और अनप्लीजेंट और अनडिजायरेबल कंडीशन दैट नीड्स टू बी करेक्टेड इज टर्म्ड एज अ प्रॉब्लम। बात की जाए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की तो पहली आती है इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, जिसके अंदर सॉल्यूशन एज अ लॉक ऑफ क्लियर पाथ, आपके पास जो क्लियर पाथ नहीं होता तो वो क्या होती है, इल स्ट्रक्चर्ड। अगर बात चाहे वेल स्ट्रक्चर्ड, जिस सॉल्यूशन का आपके पास क्लियर पाथ होता है। प्रॉब्लम स्पेस की बात की जाए तो प्रॉब्लम स्पेस इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल स्ट्रेटजीज जो कि आपको एक इनिशियल प्रॉब्लम स्टेट से सॉल्यूशन तक लेके जा सकती है। तो इसके अंदर सारी पॉसिबल स्ट्रेटजी आती है। प्रॉब्लम स्पेस के अंदर क्या होती है, इट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल स्ट्रेटजीज जो आपको स्टार्टिंग स्टेट से गोल स्टेट तक लेके जाने में मदद कर सकती है। या अब यहाँ पर 4 तरीके के प्रॉब्लम स्पेस के बारे में बात करते हैं, एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, ट्रायल एरर और इनसाइट। एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, इट्स द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अपने पढ़ ही चुके हैं, कोडिंग के अंदर भर भर के पढ़ा है एल्गोरिथम। तो इट ऑलवेज प्रोवाइड द करेक्ट आंसर टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ह्यूरिस्टिक की बात की जाए, ह्यूरिस्टिक मतलब क्या होती है, एनी अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग uses a practical method or a various method shortcuts in order to produce solution that may be optimal but sufficient and a given limited time into the frame of deadline। यानी इसका ह्यूरिस्टिक मतलब आप क्या समझ सकते हो, ह्यूरिस्टिक मतलब समझ सकते हो कि आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपने ह्यूरिस्टिक्स लगाए, यानी अब आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर नॉलेज को अप्लाई करके सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, यानी आप यहाँ प्रैक्टिकल मेथड को यूज कर रहे हो, ठीक है, और मेंटल शॉर्टकट्स को यूज कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक जाने में, ठीक है। अब हो सकता है कि वो ऑप्टिमल सोल्यूशन ना हो, बट
एक पर्टिकुलर डेडलाइन से पहले वो क्या करेगा, आपको सोल्यूशन तक पहुंचा देगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ह्यूरिस्टिक में आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल मेथड को यूज कर रहे हो इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, द ह्यूरिस्टिक्स कैन बी सॉल्व्ड इन 4 स्टेप। पहला मीन एसेंड मेथड है, जिसके अंदर क्या होता है, इट विल एनालाइज द व्यूइंग द एंड, इट विल ट्राई टू डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द करंट स्टेट एंड गोल स्टेट। यानी ये वाला क्या करता है, मीन एस क्या करता है, मीन एस मेथड क्या काम आता है, मीन एस मेथड क्या करता है, पहले क्या करता है, एंड को देखता है और क्या ट्राई करता है कि जो स्टार्ट स्टेट और गोल स्टेट में डिफरेंस डिस्टेंस क्या होता रहे, कम होता रहे। फिर आता है वर्किंग फॉरवर्ड, वर्किंग बैकवर्ड, और एक आता है जनरेशन एंड टेस्ट। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप ह्यूरिस्टिक को सॉल्व कर सकते हो। बात की जाए ट्रायल एरर की, तो ट्रायल एरर क्या है, ट्रायल एरर इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन व्हिच द मल्टीपल अटेम्प्ट्स आर मेड। यानी तुक्के मारना, ट्रायल एरर अपन करते थे ना केमिस्ट्री वगैरह के अंदर। तो ट्रायल एरर क्या काम आता था, इट्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड व्हिच इज, जिसमें आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स मारते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज द बेसिक मेथड ऑफ लर्निंग दैट एसेंशियली ऑल ऑर्गेनिज्म यूज टू लर्न न्यू बिहेवियर्स। ट्रायल एरर इज ट्राइंग अ मेथड ऑफ, यानी वही चीज आप समझ सकते हो, यानी आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल अटेम्प्ट्स बना रहे हो पर्टिकुलर सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। ट्रायल एरर इज अ ट्राइंग मेथड, ऑब्जर्विंग इफ इट वर्क्स एंड इफ इट डजंट ट्राइंग अ न्यू मेथड। यानी आपने लगा के देखा, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो नया मेथड लगाएंगे। फिर अब अपन बात करते हैं इनसाइट के बारे में। तो अगर अपन बात करते हैं इनसाइट के बारे में, तो इनसाइट क्या है, इनसाइट इज द सडन सोल्यूशन टू अ लॉन्ग वेक्सिंग प्रॉब्लम। यानी एक लॉन्ग वेक्सिंग प्रॉब्लम का सडन सोल्यूशन, एक सडन रिकॉग्निशन ऑफ अ न्यू आइडिया और अ सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। एकदम से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निकलने का आपके दिमाग में जो आइडिया आता है उसको अपन बोलते हैं इनसाइट। आहा मूवमेंट, यानी एकदम से आपको सोल्यूशन पता लग गया कि यहाँ से कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम का। A sudden recognition of a new idea or a sudden solution to a long vexing problem or understanding of a complex situation. आहा मूवमेंट, यानी आहा मजा आ गया। ठीक है, हम बोलते हैं ना आहा पेप्सी के अंदर। ठीक है, solution found in insight are more often accurate than those who are found by step analysis. स्टेप बाय स्टेप ह्यूरिस्टिक के अंदर जाके हर ऑप्टिमल सोल्यूशन को चेक करके, हर सोल्यूशन को चेक करके, प्रॉब्लम स्पेस में जाके ये जो भी आप हरकतें करते हो ना, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छा होता है इनसाइट, जिसमें आपको सडन सोल्यूशन, आपको क्विक सोल्यूशन मिलता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपके ऑब्स्टिकल क्या क्या आ सकते हैं, पहला एजम्पशंस, फंक्शनल फिक्सनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके अंदर क्या होगा, विथ विच अ पॉइंट ऑफ व्यू वी आर करंटली सीइंग द प्रॉब्लम। आपको क्या पता किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन गलत हो। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, माइंडसेट व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत आ सकती है, जो कि एजम्पशन है, फंक्शनल फिक्सनेस है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, और तो और माइंडसेट जिससे आप उसको सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या, इट इज अ प्रोसेस और फिनोमिना which is dedicated towards the solving the problem by discovering and analyzing the problem। यानी प्रॉब्लम को डिस्कस करना, एनालाइज करना, और ये वो फिनोमिना है, वो मेंटल प्रोसेस है जिससे आप प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। उसको आप क्या बोलते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज द प्रोसेस टू नॉट फाइंड ओनली सोल्यूशन बट आवर मिशन इज टू हियर फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। यहाँ हमारा केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग मकसद ये नहीं कि केवल सॉल्व करना है, यहाँ हमारा मकसद हमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन देना है। द प्रोसेस वी फॉलो हियर कैन बी यूज्ड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन लाइफ इन अ प्रॉपर मैनर। जो भी प्रोसेस हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, आपकी कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। इट डील्स विद द ओवरऑल मेंटल प्रोसेसेस, जितने भी मेंटल प्रोसेसेस उसके साथ डील करता है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल के बारे में। तो जैसे जैसे हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अब इसमें एक साइकिल होती है जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो हम उसकी शुरुआत करेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बिकॉज जब तक आपको ये चीज पता नहीं होगी कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और एक्चुअली में क्या वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो पहले आपको करेक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एक्सप्लोरिंग प्रॉब्लम। एक्सप्लोरिंग प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या करना है, प्रॉब्लम के बारे में जितनी चीजें हो सके वो जाननी है। हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, जितनी भी चीजें कवर्ड होती है प्रॉब्लम के बारे में वो आपको जाननी है एक्सप्लोरिंग प्रॉब्लम के अंदर। फिर आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी बने। अब ये स्ट्रेटेजी इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है कैसे वो बनाते हैं। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाते हो जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। फिर आप क्या करोगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे, इन्फॉर्मेशन को जो भी आपके पास आएगी उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हो स्ट्रेटेजी बनाने के बाद। अब यहाँ जब आप ऑर्गेनाइज करोगे तो आपको अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आपको इस प्रॉब्लम के बारे में कितनी नॉलेज है, और क्या आप इस प्रॉब्लम के बारे में क्या जानते हो, और क्या आप इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानते हो। ये 2 क्वेश्चन इनफ होंगे अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है तो। और एक बार जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो जाती है, जब आप एक बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुके हो, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर चुके हो, स्ट्रेटेजी बना चुके हो और ऑर्गेनाइज भी कर चुके हो इन्फॉर्मेशन को, अब आता है टाइम एलोकेट करना रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज को एलोकेट करना यानी कहाँ पर कितना पैसा लगेगा, कहाँ पर कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आएगी, उसको एलोकेट करोगे। बिकॉज हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो होते नहीं है, तो हमें अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रिसोर्सेज का एलोकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम रेगुलर मॉनिटर करेंगे और इवेल्युएट करेंगे रिजल्ट्स को। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम मॉनिटर करेंगे नहीं प्रोग्रेस को, तो हम बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन तक कभी नहीं जा पाएंगे
और जैसे जैसे हम चीजों को इवेल्युएट करते रहेंगे, बिकॉज रीजन क्या है कि मॉनिटर करना एक पर्टिकुलर ऐसा खतरनाक चीज है जिससे आप एक बेस्ट सोल्यूशन तक आराम से जा सकते हो। इवेल्युएट करना मतलब ये समझ सकते हो कि हम सॉल्यूशन को क्या करते रहेंगे, इवेल्युएट करते रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको फिक्स करते रहेंगे और इस तरीके से हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व। इस साइकिल को यूज करके हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब अगर हम बात करें क्रिएटिविटी के बारे में, तो क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है, इट इज एन एबिलिटी टू डेवलप और प्रोड्यूस ओरिजिनल वर्क, थ्योरी, टेक्निक्स और थॉट्स, यानी अपने खुद के थॉट्स, आइडियाज जो भी आपके दिमाग के अंदर आते हैं उसको प्रोड्यूस करना क्रिएटिविटी कहलाती है। क्रिएटिविटी एक्चुअली में क्या डिस्प्ले करती है, इट डिस्प्लेज द ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन और एक्सप्रेसिवनेस। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसका, पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, अ सेंस ऑफ इंटेंस क्यूरियोसिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन और फियरलेसनेस। अगर ये 5 चीजें आपके अंदर है तो आप कह सकते हो कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, जो कि क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, अ सेंस ऑफ इंटेंस क्यूरियोसिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन और फियरलेसनेस आपके अंदर है, तो आप कह सकते हो कि आप एक क्रिएटिव बंदे हो। टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी में पहली जो क्रिएटिविटी आती है वो आती है कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी, जिसके अंदर आप अनफेमिलियर कॉम्बिनेशंस करते हो फेमिलियर आइडियाज का। वहीं पर एक्सप्लोरेटरी क्रिएटिविटी के अंदर क्या आती है, आप किसकी सर्च के अंदर काम करते हो, यू आर सर्चिंग फॉर एन एरिया ऑफ कंसेप्शनल स्पेस, जिसको कौन कवर करेगा, कुछ पर्टिकुलर स्पेस के आप सर्च के अंदर आप काम कर रहे हो, उस क्रिएटिविटी जिसमें आप एक स्पेस के ऊपर काम कर रहे हो जिसके ऊपर कुछ रूल्स लगते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल क्रिएटिविटी यानी वो क्रिएटिविटी जो वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने से रिलेटेड होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल और कॉम्बिनेशनल में आप अनफेमिलियर कॉम्बिनेशंस के बारे में ढूंढ रहे हो ऑफ फेमिलियर आइडियाज। और एक्सप्लोरेटरी क्रिएटिविटी में आप एरिया ऑफ कंसेप्शनल स्पेस के बारे में सर्च कर रहे हो जो कि गवर्न कुछ रूल्स के द्वारा गवर्न किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशनल क्रिएटिविटी मतलब क्या, क्रिएटिविटी डिप्लॉयड टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग की यहाँ पर, तो यहाँ पर मेजरली जो 2 तरीके की डिसीजन मेकिंग होती है वो होती है सबसे पहले तो डिडक्टिव रीजनिंग और एक आपकी है इंडक्टिव रीजनिंग। बट उसके अलावा और भी रीजनिंग है, तो मैं डिडक्टिव और इंडक्टिव भी आपको साथ में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले हम बात करते हैं एक बार कंडीशनल रीजनिंग की। तो कंडीशनल रीजनिंग बेसिकली वो रीजनिंग है दैट इन्वॉल्व्स द स्टेटमेंट ऑफ अ सॉर्ट ऑफ ए और सी। ठीक है, इफ ए देन सी, यानी आपकी इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में होती है, इफ ए देन सी, यानी अगर ए है यानी थिंग्स दैट डन बिफोर, देन सी यानी द रिजल्ट ऑफ द थिंग्स डन बिफोर, यानी ए देन सी, यानी आपकी जो इंफॉर्मेशन हो रही है, यानी कंडीशनल रीजनिंग द रीजनिंग इज द इन्वॉल्व्स द स्टेटमेंट ऑफ द सॉर्ट इफ। कैसे स्टेटमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रही है, इट इन्वॉल्व्स द स्टेटमेंट ऑफ द सॉर्ट इफ ए देन ए, इफ ए देन ए के फॉर्म में होती है, जहां पर आपकी ए क्या होती है, एंटीसीडेंट्स यानी थिंग्स दैट डन बिफोर, और सी क्या होती है, कॉन्सिक्वेंट द रिजल्ट ऑफ द थिंग्स डन, ये चीजें इसके अंदर होती है। तो यहाँ पर एक कंडीशनल रीजनिंग हो गया। जो आप पी एंड नॉट क्यू लिखते थे, ये जितनी भी चीजें ये किसके अंदर आती है, आपकी कंडीशनल रीजनिंग के अंदर आती है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट्स को इफ ए देन सी के फॉर्म में लिख रहे हो। यहीं पर अगर मैं बात करूं आपकी वेसॉन सिलेक्शन टास्क के बारे में, तो वेसॉन सिलेक्शन टास्क एक्चुअली में काम आता है प्रूव करने के लिए क्या चीज इजी है क्या हार्ड है। इट इज टास्क प्रूव टू बी इजी। हम क्या बोलते हैं, वेसॉन टास्क प्रूव टू बी द इजी। वेसॉन टास्क जो परफॉर्म होता है इज प्रूव टू बी इजी। वो इजी कब होगा टास्क, इफ द रूल टू बी टेस्टेड इज वन ऑफ द सोशल एक्सचेंज, यानी जिस रूल को टेस्ट किया जा रहा है वो अगर सोशल एक्सचेंज निकलता है तो वेसॉन टास्क को अपन क्या बोल सकते हैं, इजी कह सकते हैं। साइलोजिस्टिक रीजनिंग मतलब क्या होता है, साइलोजिस्टिक रीजनिंग मतलब क्या होता है, इट इज अ डिडक्टिव स्कीम ऑफ अ फॉर्मल आर्गुमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ, यानी आप ये मान सकते हो एक डिडक्टिव स्कीम है किसकी, फॉर्मल आर्गुमेंट की, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक मेजर प्रीमाइस होती है और एक माइनर प्रीमाइस होती है और एक कंक्लूजन होता है। यानी अगर कोई भी डिडक्टिव स्कीम ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और एक कंक्लूजन होता है, तो इस तरीके की चीज को अपन क्या बोलते हैं, साइलोजिज्म रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इफ ए इज अ पार्ट ऑफ सी देन बी इज द पार्ट ऑफ सी। तो इस तरीके से अपन क्या बोलते हैं, साइलोजिज्म रीजनिंग, जिसके अंदर क्या है, एक डिडक्टिव स्कीम है किसकी, फॉर्मल आर्गुमेंट की, जिसके अंदर क्या है, मेजर एंड माइनर प्रीमिस और एक कंक्लूजन है। एड्स और ऑब्स्टेकल, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या एड्स आते हैं, क्या आपके ऑब्स्टेकल आते हैं, यानी क्या फायदे हैं डिडक्टिव रीजनिंग के और क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग का फायदा ये है कि द कंक्लूजन ऑफ द डिडक्टिव रीजनिंग कैन ओनली बी ट्रू, यानी डिडक्टिव रीजनिंग के कंक्लूजन ट्रू कब होंगे, जब उस पूरे प्रीमिसेस सेट के अंदर, यानी क्या होगा, उस पूरी इंडक्टिव स्टडी के अंदर सारे जितने भी प्रीमिसेस सेट है वो क्या हो, ट्रू हो और टर्म्स क्लियर हो। अगर उस इंडक्टिव स्टडी के अंदर उस द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग कैन ओनली बी ट्रू, यानी डिडक्टिव रीजनिंग के जो कंक्लूजन है वो ट्रू कब हो सकते हैं, जब उस पर्टिकुलर इंडक्टिव स्टडी के सारे प्रीमिसेस सेट क्या हो, ट्रू हो और टर्म्स क्या हो, क्लियर हो। बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस वी विल हैव द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ सकती है इसके अंदर कि अगर एक या एक से ज्यादा प्रीमिसेस करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है
तो क्या होगा, उस पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड बोल दिया जाएगा और उसको अनसाउंड कर दिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग की, और मैं इसको आपको डिफरेंस से समझाने वाला हूँ। डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली क्या काम आता है? डिडक्टिव रीजनिंग आपका काम आता है इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, जो कि स्टार्ट कहां पर होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट्स टू रीच एट द लॉजिकल कंक्लूजन। यानी ये जनरल स्टेटमेंट से लेके लॉजिकल कंक्लूजन तक जाने का एक तरीका है, वो क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि स्टार्ट कहां पर होता है? जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है और जाता कहां पर है? लॉजिकल कंक्लूजन पे। वहीं पर इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? एक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग जो कि कहां से कहां तक जाता है? ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से ब्रॉडर जनरलाइजेशंस तक जाता है। यानी डिडक्टिव रीजनिंग कहां से कहां तक जा रहा है? जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट होकर लॉजिकल कंक्लूजन तक जा रहा है। इंडक्टिव रीजनिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है? इंडक्टिव रीजनिंग आपका स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हो रहा है और बॉर्डर जनरलाइजेशंस तक जा रहा है। यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इंडक्टिव के अंदर अपन स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, डिडक्टिव में अपन जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं। जो आपका डिडक्टिव है ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, इंडक्टिव रीजनिंग आपका बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। यहाँ पर कंक्लूजन हैज टू बी ट्रू। अगर आपके प्रीमिसेस सारे ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होंगे, किसके अंदर? डिडक्टिव के अंदर। बट इंडक्टिव के अंदर ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कंपैरेटिवली डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है और डिफिकल्ट होता है समझने में, बट इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? वो इजी होता है और समझने में भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो ये डिफरेंस है आपका डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर। यानी एक आपका जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है जो कि आपका डिडक्टिव है, और इंडक्टिव आपका स्पेसिफिक टू जनरल आ रहा है। ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहा है, ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर जो अगर प्रेमिसेस आपके ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होंगे, यहाँ पर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। डिडक्टिव रीजनिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके की चीज है और समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वेयर अगर मैं इंडक्टिव रीजनिंग की बात करूँ तो इजी है समझना और डे टू डे लाइफ में भी आप उसको यूज करते हो और फास्ट भी है। अब अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रीजनिंग की तो पहली आती है कॉग्निटिव रीजनिंग, जिसके अंदर क्या होता है? कॉग्निटिव रीजनिंग में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, हम उसको क्या करते हैं? हम उस इन्फॉर्मेशन को अलग अलग मैनेजेबल कंपोनेंट्स में पहले तोड़ते हैं और उस कंपोनेंट में वो तोड़ने के बाद हम उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमाते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो इस तरीके की रीजनिंग को अपन क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव रीजनिंग। इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली और उस इन्फॉर्मेशन को हमने कंपोनेंट्स में तोड़ा और कंपोनेंट्स में तोड़ने के बाद अपन क्या कर रहे हैं? उस इन्फॉर्मेशन को एक लॉजिकल ऑर्डर में जमा रहे हैं और फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो वो क्या होती है? कॉग्निटिव रीजनिंग। अगर हम बात करें केवल रीजनिंग की तो ये कुछ भी नहीं है, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज वगैरह को यूज करके कंक्लूजन निकालना और प्रिडिक्शन निकालना और एक्सप्लेनेशन को बनाना, ये क्या है? रीजनिंग। यानी अपनी पुरानी नॉलेज को यूज करके कंक्लूजन्स बनाना और तो और प्रिडिक्शन बनाना और एक्सप्लेनेशंस डिजाइन करना कहलाता है रीजनिंग। न्यूरोसाइंस इज रीजनिंग मतलब क्या होता है कि ब्रेन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रीजनिंग इज नॉट इवेंट रिलेटेड। यानी जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी एसोसिएटेड होती है जो कि रीजनिंग के साथ, वो इवेंट रिलेटेड, दे आर नॉट इवेंट रिलेटेड। यानी जो भी रीजनिंग से रिलेटेड आपकी ब्रेन एक्टिविटी होती है वो इवेंट रिलेटेड नहीं होती। एंड मैनी न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इंटरेक्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशल एंड टेम्पोरल स्केल। यानी जितने भी आपके न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है वो इंटरेक्ट किसमें करते हैं? इन द वाइड रेंज ऑफ स्पेशल एंड टेम्पोरल स्केल्स में। यानी आप ये मान सकते हो कि ब्रेन डिड नॉट डेवलप्ड अ डेडिकेटेड डिवाइस फॉर रीजनिंग। आपका ब्रेन केवल रीजनिंग के लिए कोई एक डेडिकेटेड डिवाइस नहीं बनाता और ब्रेन एक्टिविटी जो होती है एसोसिएट होती है किसके साथ? रीजनिंग इज नॉट इवेंट रिलेटेड। यानी ब्रेन एक्टिविटी जो भी रीजनिंग से रिलेटेड ब्रेन एक्टिविटी है वो इवेंट रिलेटेड नहीं होती और ब्रेन आपका कोई सेपरेट डिवाइस नहीं बनाता रीजनिंग के लिए। फ्रंटल लोब जो होता है, जो ब्रेन के फ्रंट के अंदर होता है, वो कंप्लीटली एसोसिएटेड होता है रीजनिंग के साथ। मोटर स्किल्स, हाई लेवल कॉग्निशन, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का जितना भी खेल है वो सारा यहाँ होता है। और एट द बैक ऑफ फ्रंटल लोब नियर सेंट्रल सल्कस लाइज अ मोटर कॉर्टेक्स। यानी आपके जस्ट फ्रंटल लोब के जस्ट बैक में नियर सेंट्रल सल्कस मोटर कॉर्टेक्स लाई करता है। और तो फ्रंटल लोब जो होता है वो ब्रेन के फ्रंट में होता है और ये होता है रीजनिंग के लिए, मोटर स्किल्स के लिए, हाई लेवल कॉग्निशन, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के लिए जो काम आता है वो किसका काम होता है? फ्रंटल लोब का काम आता है। क्योंकि हमारा ब्रेन को डेडिकेटेड डिवाइस तो बनाता नहीं है, तो फ्रंटल लोब का जो फ्रंट है वही एज अ रीजनिंग के लिए काम आता है ब्रेन में। और ब्रेन की कोई भी एक्टिविटी रीजनिंग से रिलेटेड इवेंट रिलेटेड कभी नहीं होती। तो आई थिंक आपकी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी कोई और सीरीज के अंदर। तो ये इसका ग्रैंड फिनाले था, आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। हिपाई की पूरी जो हमने बून बनाई उसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। टिल देन स्टे कूल, स्टे हेल्दी। मैं आपको मिलता हूँ आपको ऐसी कुछ शानदार सीरीज के अंदर एचपी के ऊपर वापस। और मेरे को लगता है बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो एचपी कम्युनिटी में रहते रहे, अपने जो कमेंट्स है नीचे लिखते रहे, आपको किस चीज पे आगे नेक्स्ट सीरीज चाहिए उसका लिखते रहे। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। यानी जितने भी आपके न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है वो इंटरेक्ट किसमें करते हैं? इन द वाइड रेंज ऑफ स्पेशल एंड टेम्पोरल स्केल्स में। यानी आप ये मान सकते हो कि ब्रेन डिड नॉट डेवलप्ड अ डेडिकेटेड डिवाइस फॉर रीजनिंग। आपका ब्रेन केवल रीजनिंग के लिए कोई एक डेडिकेटेड डिवाइस नहीं बनाता और ब्रेन एक्टिविटी जो होती है एसोसिएट होती है किसके साथ?
रीजनिंग इज नॉट इवेंट रिलेटेड, यानी ब्रेन एक्टिविटी जो भी रीजनिंग से रिलेटेड ब्रेन एक्टिविटी है वो इवेंट रिलेटेड नहीं होती, और ब्रेन आपका कोई सेपरेट डिवाइस नहीं बना था रीजनिंग के लिए। फ्रंटल लोब जो होता है, जो ब्रेन के फ्रंट के अंदर होता है, वो कंप्लीटली एसोसिएटेड होता है रीजनिंग के साथ। मोटर स्किल्स, हाई लेवल कॉग्निशन, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का जितना भी खेल है वो सारा यहाँ होता है। और एट द बैक ऑफ फ्रंटल लोब नियर सेंट्रल सल्कस लाइज अ मोटर कॉर्टेक्स, यानी आपके जस्ट फ्रंटल लोब के जस्ट बैक में नियर सेंट्रल सल्कस मोटर कॉर्टेक्स लाई करता है। और तो फ्रंटल लोब जो होता है वो ब्रेन के फ्रंट में होता है, और ये होता है रीजनिंग के लिए, मोटर स्किल्स के लिए, हाई लेवल कॉग्निशन, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के लिए जो काम आता है वो किसका काम होता है, फ्रंटल लोब का काम आता है। क्योंकि हमारा ब्रेन को डेडिकेटेड डिवाइस तो बनाता नहीं है, तो फ्रंटल लोब का जो फ्रंट है वही एज अ रीजनिंग के लिए काम आता है ब्रेन में। और ब्रेन की कोई भी एक्टिविटी रीजनिंग से रिलेटेड इवेंट रिलेटेड कभी नहीं होती। तो आई थिंक आपकी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी कोई और सीरीज के अंदर। तो ये इसका ग्रैंड फिनाले था, आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। हिपाई की पूरी जो हमने बून बनाई उसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। टिल देन स्टे कूल, स्टे हेल्दी। मैं आपको मिलता हूँ आपको ऐसी कुछ शानदार सीरीज के अंदर एचपी के ऊपर वापस, और मेरे को लगता है बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो एचपी कम्युनिटी में रहते रहे, अपने जो कमेंट्स हैं नीचे लिखते रहे, आपको किस चीज पे आगे नेक्स्ट सीरीज चाहिए उसका लिखते रहे। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।